हेलो फ्रेंड्स, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, 15 नवंबर को जो सेकंड और थर्ड शिफ्ट में जी के जीएस से संबंधित क्वेश्चन बने हैं उनको डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। आगे वाली शिफ्टों में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं मैं वो भी बताऊंगा आपको। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना और वीडियो को लाइक जरूर करना है आपको। और अपने दोस्तों के पास वीडियो को भेजें जिससे वो भी इस एनालाइज का फायदा उठा सकें। पहला क्वेश्चन क्या बना था बताता हूं। पहला क्वेश्चन क्या था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, ये पूछा था। तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन बनता है कि 10 की वृद्धि कितनी हुई है, तो 17.72% हुई है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, तो अरुणाचल प्रदेश का है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, बिहार का है, वो कितना है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन बनता है सबसे किस राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, तो वो है, यदि कितना पूछ लिया तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पर है वेस्ट बंगाल का 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और केरला का है 880 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। यदि आपसे केंद्र शासित प्रदेश का पूछा जाता है तो दिल्ली का है कितना, 11,320 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। ठीक है, दिल्ली का है सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेशों में। आपसे पूछा जाता है कि राज्य अवलिक केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, तो किसका है, दिल्ली का है। याद रखना है आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन बना था गोदान के लेखक कौन है, तो कौन है, मुंशी प्रेमचंद। उनकी मुंशी प्रेमचंद की और मैं बता देता हूं, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, सभी किसकी हैं, मुंशी प्रेमचंद की। यदि यहां से क्वेश्चन बनता है गोदे मोदनी नृत्य किसका है, किस राज्य से संबंधित है, तो किससे, गोवा से है। ठीक है, गोवा के अन्य नृत्य मैं बता देता हूं आपको जो इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे। तो ढोला, देखनी डांस, फुगड़ी डांस, धनगर नृत्य, गोफ्तलगाड़ी नृत्य, सिगमो और मूशी। ठीक, एक क्वेश्चन बना था मांडो क्या है। मांडो एक संगीत नृत्य शैली है जो 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान गोवा के कैथोलिकों के बीच विकसित हुई थी। यह भारतीय और पश्चिमी परंपराओं के मिलन बिंदु का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक, एक क्वेश्चन बना था आर्टिकल 30। आर्टिकल 30, तो देखो क्वेश्चन ये नहीं बना था कि आर्टिकल 30 किससे संबंधित है, ये नहीं बना था। क्वेश्चन बना था कि सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान संस्थान स्थापित करने और प्रशासित करने का अधिकार है। ये किस आर्टिकल के अंतर्गत है, ये क्वेश्चन बना था, है ना। तो ये आर्टिकल 30 क्लॉज 1 में है। ठीक है, अनुच्छेद 30 का क्लॉज 1 में दिया गया है। तो अनुच्छेद 30 का क्लॉज 2 यदि आता है तो क्या है, शैक्षणिक संस्थानों को सहायता देते समय राज्य किसी भी शैक्षणिक संस्थान के खिलाफ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि यह किसी अल्पसंख्यक के प्रबंधन के अधीन है, चाहे वह धर्म या भाषा पर आधारित हो। ठीक है, यदि यहां से क्वेश्चन बनता है आर्टिकल 30 का क्लॉज 2। आर्टिकल 29 से यदि बनता है तो ये मैं बता देता हूं और बनेगा किसी न किसी शिफ्ट में, ध्यान रखना इसको। आर्टिकल 29 है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। और आर्टिकल 29 का क्लॉज 1 क्या बोलता है, यह भारत के रहने वाले नागरिकों के किसी वर्ग को जिनकी एक विशिष्ट संस्कृति, भाषा या लिपि है, अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि को संरक्षित करने का अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 29(1). ठीक है, और आर्टिकल 29 क्लॉज 2 क्या बोलता है, राज्य अपने द्वारा चलाए जा रहे शैक्षणिक संस्थान या उससे सहायता प्राप्त करने वाले संस्थानों में किसी व्यक्ति को केवल जाति, धर्म, जाति, भाषा या उनमें से किसी आधार पर प्रवेश से इनकार नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बना था सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई जो खाना बनाती है ना, तो वो कपड़े तो धोती नहीं, खाना बनाती है वो, तो बेकिंग सोडा NaSCO3, NaSCO3
बीच में एच आ गया, उसमें बाई लग गया, ठीक है, बेकिंग सोडा। यदि आपसे पूछा जाता है बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। चूने के पानी और बुझा चूना दोनों का एक ही सूत्र है, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। क्वेश्चन पूछा जाता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो NaCO3 जो अभी आया है इसमें, ठीक है, बेकिंग सोडा। यह साधारण नमक का पूछा जाता है आपसे तो NaCl। ऐसे ही धावन सोडा का Na2CO3 और 10H2। कास्टिक सोडा का NaOH। सुहागा का पूछ लिया जाता है तो Na2B4OH और 10H2। फिटकरी का आता है तो फिटकरी का क्या है, K2SO4, Al2SO4 का उल्थराइड 24H2। ठीक। यह लाल दवा का पूछा जाता है KMNO4, सोरा का KMNO3 और कास्टिक पोटास का होता है KOH। विरंजक चूर्ण का होता है CaOCl2। CaO इसे ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, इस तरीके से। जिप्सम का CaSO4 2H2O, प्लास्टिक ऑफ पेरिस का CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। जिप्सम में 2H2O होता है, यहाँ हाफ H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में। चौक, चूना पत्थर, संगमर का एक ही होता है CaCO3। क्वेश्चन बना था YIMN एथिस्ट के लेखक कौन थे, तो मैं नास्तिक क्यों हूं, भारतीय क्रांतिकारी भगत सिंह द्वारा 1930 में लाहौर सेंट्रल जेल में लिखा गया एक निबंध है, ठीक है। एक क्वेश्चन बना था मृदंगम के प्रमुख वादक कौन है, तो कौन है, इनमें से ऑप्शन में एक होगा, लेकिन मैं सभी को बता देता हूं यदि आगे भी क्वेश्चन बनता है तो मृदंगम के प्रमुख वादक हैं KV प्रसाद, SV राजाराव, उमालयमपुरम शिवरामन, पालघाट मणि अय्यर, कराईकुड़ी आर मणि, पालघाट रघु, ठाकुर भीकम सिंह और जगदीश सिंह। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे, ये क्वेश्चन बना था। तो हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हरिसेन किसके थे, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन बनता है कि कालिदास किसके दरबारी कवि थे, तो विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे कालिदास। इनकी क्या रचना कौन कौन सी है, शकुंतलम, मेघदूत। क्वेश्चन बनता है शकुंतलम किसके द्वारा लिखी गई है, तो कालिदास के द्वारा, मेघदूत भी कालिदास के द्वारा, ठीक है। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन की। इनकी रचनाएं हर्षचरित और कादम्बरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों, ये वेरी इंपॉर्टेंट। चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे, पृथ्वीराज चौहान के, रचना इनकी पृथ्वीराज रासो। अमीर खुसरो मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। रवि कीर्ति ऐसे ही पुलकेशिन द्वितीय के थे। इनका क्या है, ये होल शिलालेख में दिया हुआ है। अश्वघोष कनिष्क के दरबारी कवि थे। ऐसे ही वसुमित्र नागार्जुन के दरबारी कवि थे। और अमर सिंह जो चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको विक्रमादित्य बोला जाता है, उनके दरबारी कवि थे अमर सिंह भी। भवभूति यशोवर्धन के दरबारी कवि थे। यदि इनमें से दरबारी कवियों से अगला कोई क्वेश्चन बनेगा तो आपको उसको मिस नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य यदि पूछा गया है तो वो आसाम का है सत्रिया नृत्य, क्योंकि उत्तर पूर्वी क्षेत्र के नृत्यों में केवल शास्त्रीय नृत्य एक ही है, आसाम का। क्या, आसाम का, आसाम, ठीक है। असम का एक ही नृत्य है, सत्रिय नृत्य है ना, तो वो आ जाएगा। किस खेल में 3 सेकंड नियम लागू किया जाता है, ये क्वेश्चन बना था, तो बास्केटबॉल में है 3 सेकंड का उल्लंघन, जैसे लेन उल्लंघन बोला जाता है, या 3 इन द की के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना था ग्राम न्यायालय अधिनियम कब पारित किया गया था। ग्राम न्यायालय अधिनियम कब पारित किया गया था, तो ग्राम न्यायालय जो न्यायालय विधेयक था वो 22 दिसंबर 2008 को केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया था। और लागू कब से हुआ था, 2 अक्टूबर 2009 से लागू हुआ था। उसका उद्देश्य क्या था, यदि आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ग्राम न्यायालय अधिनियम का क्या उद्देश्य था, तो उद्देश्य था ग्रामीण आबादी को उनके दरवाजे पर सस्ती और त्वरित न्याय प्रदान करना था। इसमें पंचायत स्तर पर दीवानी या फौजदारी के सामान्य मामलों में जिनकी सजा अधिकतम सजा 2 साल थी में सुनवाई कर नागरिकों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराना था, ठीक।
नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ पर है, ये क्वेश्चन बना था। तो उत्तराखंड ऋषिकेश में है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने इसी स्थान पर समुद्र मंथन से निकला विष ग्रहण किया था। एक क्वेश्चन बना था, मुगल काल में पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता था। तो मैं सभी मतलब मुगल काल में किसको क्या कहा जाता था सबको बता देता हूँ, आगे भी क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो मुगल काल में पंचायत के मुखिया को कहा जाता था मुकद्दम। पंचायत का मुखिया मुकद्दम या मंडल नामक मुखिया होता था। ठीक है। वजीर, वकील, प्रधानमंत्री, ये किसको बोला जाता था, इसका क्या काम था यदि पूछा जाता है तो मैं बताता हूँ इसका। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना। अभी ऑफिस भी जाना है, बहुत जल्दी जल्दी इतना काम, मतलब सुबह उठ के ये वीडियो बनाइए फिर इसको कंप्लीट कर रहा हूँ, है ना। तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो लाइक तो बनता ही है, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो। तो वजीर, वकील, प्रधानमंत्री का काम क्या था वो बताता हूँ। प्रधानमंत्री को सम्राट का प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता था तथा उसकी नियुक्ति और पद हटाने का काम सम्राट ही करता था। यह सभी विभागों की जानकारी सम्राट को देता था और उसकी नीति के अनुसार कार्य करवाता था। राज्य की आय व्यय, कर वसूली, लगान वसूली का वह प्रधान होता था। सैनिक एंड असैनिक दोनों मामलों का प्रधान होता था। ठीक है। अच्छा, दीवान का क्या कार्य था। अकबर ने वजीर के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए इस पद को स्थापित किया था। किसको, दीवान को। दीवान वाला जो पद था, यह वित्त एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दीवान का क्या काम था, तो वित्त एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। यह क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि मुगल काल में वित्त एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, तो दीवान होता था। ठीक है। दीवान, ये 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें दीवान भी एक ऑप्शन होगा, आपको दीवान पर टिक करना है। समझ में आ गया होगा। ऐसे ही मीर बख्शी का क्या कार्य था, यह मंत्री सेना विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है। उस समय प्रधान सेनापति स्वयं सम्राट होता था। प्रधान जो सेनापति था वो स्वयं कौन होता था, सम्राट होता था। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रधान सेनापति कौन होता था, तो खुद सम्राट होते थे। रुद्र ए कुल, सद्र उस सुदूर, शेख उल इस्लाम, इसका काम बताता हूँ। धार्मिक कार्य की देखभाल करना, शिक्षा व्यवस्था तथा धार्मिक व्यक्तियों को अनुदान एवं जागीरें प्रदान करना इनका काम था। काजी उल कजा, मुगलों में यह न्याय विभाग का प्रधान होता है। जैसे भैया अभी चीफ जस्टिस होते हैं ना, उसी तरीके से काजी उल कजा होते थे उस समय पर मुगल शासन में। ठीक है, मुगल काल में। मीरे समा, खाने समा, सम्राट के परिवार, उनके निवास के महलों तथा भोजन आदि की व्यवस्था एवं निगरानी करना इनका काम था। ऐसे मुहतसिब, जन आचरण निरीक्षण विभाग, जनता के समाचार निरीक्षण विभाग का प्रधान होता था। ठीक है। भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे, ये क्वेश्चन बना था। ठीक है, भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौन थे, इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल 12वें प्रधानमंत्री थे भारत के। तो इसमें मैं सभी प्रधानमंत्रियों की लिस्ट आपको बता देता हूं। ठीक है। तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, आपको पता है, जो 1947 से 1964 तक रहे। उसके बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं गुलजारी लाल नंदा, जो 1964 में रहे, पहली बार रहे थे कार्यवाहक। उसके बाद दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री जी, 1964 से 1966 तक रहे। उसके बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने गुलजारी लाल नंदा, जो 1966 में सेकंड टाइम प्रधानमंत्री रहे कार्यवाहक। ठीक है। तीसरे प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, जो 1966 से 1977 तक रही, 11 साल। जो पहली बार, मतलब 2 बार रही ना इंदिरा गांधी, पहली बार अपने काल में मतलब पहली बार वो बनी थी प्रधानमंत्री। ऐसे ही मोरारजी देसाई चौथे प्रधानमंत्री थे, जो 1977 से 1979 तक रहे। 5वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, 1979 से 80 तक रहे। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी आती हैं सेकंड टाइम, वो 1980 से 84 तक रही। उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं देश के 6वें,
1984 से 89 तक रहे। बीपी सिंह 89 से 90 तक रहे 7वें प्रधानमंत्री के रूप में। उसके बाद 8वें प्रधानमंत्री बनते हैं चंद्रशेखर, 1990 से 91 तक रहे। और 9वें प्रधानमंत्री रहे पीवी नरसिम्हा राव, 1991 से 1996। 10वें अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं 1996। मतलब 10वें प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में पहली बार, 2 बार रहे ना अटल बिहारी वाजपेयी। और एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री बनते हैं 1996 में से 1997 तक रहते हैं। और 12 में प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा रहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। उस गुलजारी लाल नंदा के बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी के बाद मनमोहन सिंह, और मनमोहन सिंह के बाद अपने नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति जो मोटे मोटे उनको बता देता हूं मैं। राजेंद्र प्रसाद रहे पहले 50 से 62 तक, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण सेकंड, डॉक्टर जाकिर हुसैन थर्ड, वीवी गिरी फोर्थ, 5 में रहे फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी। सबसे कम एक क्वेश्चन बना था, सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन है इनमें से? तो नीलम संजीव रेड्डी है। ठीक है, 6 में। 7 में ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, उसके बाद देख लेना आप, है ना, वो लिस्ट हट गई यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन बना था, गीता महालिक किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? गीता महालिक किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ओडिसी नृत्य से संबंधित है, जिनको 2014 में भारत सरकार ने पद्मश्री दिया था। प्रमुख ओडिसी नर्तक बता देता हूं जितने भी हैं। केलुचरण महापात्र, कुमारी मुकुम मोहंती, सोनल मानसिंह, देवी वसु, झेलम, परांजपे, शुभदा वरदकर और संयुक्ता पानीग्राही, सुजाता महापात्रा, इंद्राणी रहमान, चार्ल्स फेब्री, गुरु पंकज चरण दास और शेरोन लोवेन। ये सभी ओडिसी नृत्य की नर्तक हैं। ठीक है, पूछा जाता है, यदि यहाँ से क्वेश्चन बना है तो इनमें से भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, हल्दी में क्या पाया जाता है? तो कुर्कुमिन नामक पीत रंजक द्रव्य पाया जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन आया था। सोनल मानसिंह किस भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है? तो भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों से संबंधित है सोनल मानसिंह। एक क्वेश्चन बना था 2023 का हॉकी विश्व कप, जो हॉकी विश्व कप हुआ था 2023 का, वो कहां पर हुआ था? कहां पर हुआ था? ये 2 स्टेडियमों में हुआ था। एक तो कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में है जो, और एक बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम राउरकेला में, उड़ीसा में। ठीक है, 13 से 29 जनवरी 2023 तक ये हुआ था। चैंपियन रही थी जर्मनी, तीसरी बार चैंपियन रही थी। और उपविजेता कौन रहा था? बेल्जियम। सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? ये क्वेश्चन आता तो फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित होता है। ये 3 फरवरी 2023 से 19 फरवरी 2023 तक लगा था और इसका 35वां संस्करण था। ठीक है, अंबुबाची मेला कहाँ लगता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कामाख्या मंदिर असम में है। चंद्रभागा मेला झालरापाट मतलब राजस्थान में है, झालावाड़ में चंद्रभागा मेला लगता है। और त्रिशूर पूर्णम मेला केरल में, त्रिशूर में। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में, गंगा सागर द्वीप पे। और पुष्कर मेला राजस्थान का है। ठीक है, बड़ेश्वर मेला राजस्थान का है। और सोनेपुर मवेशी मेला बिहार का है। नौचंडी मेला मेरठ यूपी में लगता है। माधवपुर मेला गुजरात का है। और मेदाराम जातराम और समक्का सरलम्मा जातराम ये कहाँ का? तेलंगाना का है। और कुंभ मेला 4 जगह लगता है, नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद और हरिद्वार, 4 जगह कुंभ मेला लगता है। ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? ये पूछा गया। 1905 ईस्वी में हुआ था बंगाल विभाजन। आपने वीडियो नहीं देखी हो, मेरी वीडियो देख लेना। टाइमलाइन के आधार पर आधुनिक भारत वो समझाया है, सब कुछ क्लियर कर दिया उसमें। आप भूलोगे नहीं उसको, पूरे आधुनिक भारत को, जो टाइमलाइन के आधार पर मैंने बताया। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, देख लेना आप। बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा कब हुई थी? 19 जुलाई 1905 को। किसने की थी? वायसराय कर्जन के द्वारा की गई थी। प्रभावी कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 से। ठीक है,
लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के कहा टाउन हॉल में, ये नाम याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन बनता है कि स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कहाँ से की गई थी, तो कलकत्ता के टाउन हॉल से की गई थी, ठीक है। और उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का सबसे प्रमुख कारण था उस समय। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता किस राज्य की है, तो केरल की है। सबसे कम पुरुष साक्षरता किन दो राज्यों की है, तो सबसे कम पुरुष साक्षरता बिहार में 73.3% है, उसके बाद आंध्र प्रदेश की 74.95% है, ठीक है। ये क्वेश्चन बने थे दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन बना था, भारत में योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो भैया प्रधानमंत्री जी रहते थे। उसके योजना आयोग के अध्यक्ष तो पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, यह क्वेश्चन बनता है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, नेक्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन बनेगा। तो कब हुई थी, 15 मार्च 1950 को हुई थी। फर्स्ट डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, मतलब पहले उपाध्यक्ष कौन थे योजना आयोग के, तो गुलजारी लाल नंदा थे, ठीक है। अंतिम डिप्टी चेयरमैन मोहनटेक सिंह अहूवालिया। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया और इसकी जगह पर किसका गठन हो गया, नीति आयोग का गठन हो गया। कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को। फर्स्ट चेयरपर्सन नीति आयोग कौन थे, नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, अरविंद पनगड़िया फर्स्ट नीति आयोग के कौन थे, वाइस चेयरमैन थे। वाइस चेयरमैन अरविंद पनगड़िया थे नीति आयोग के। और नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है नीति की। वर्तमान में नीति आयोग के नरेंद्र मोदी जी चेयरपर्सन है और सुमन बेरी वाइस चेयरपर्सन है और वीवीआर सुब्रमण्यम इसके कौन है, सीईओ, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है और बनता ही बनता है, बनेगा किसी शिफ्ट में, इनको ध्यान रख लेना तीनों नामों को। नेक्स्ट क्वेश्चन बना था, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था। मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, ये क्वेश्चन बना था। तो संविधान संशोधन कौन सा हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने के लिए। कब हुआ था, 1976 ईस्वी में। इसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। इस संविधान संशोधन द्वारा कहाँ जोड़ा गया था, भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत। कुल उस समय कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, 10 को जोड़ा गया था, यहाँ 11 नहीं है, 10 को जोड़ा गया था उस समय। लेकिन जो 11वां, और अच्छा यहाँ से वो बनता है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं, ठीक है। ये सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए, तो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए 10 मौलिक कर्तव्य। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जुड़ा, 86वां संविधान संशोधन हुआ था सन 2002 में, उसमें 11वां ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। उसमें क्या था, माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना इनका काम है, ये जोड़ा गया था, ठीक है। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी है, ये क्वेश्चन बना था। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी है, वो है पीवी संधू। उसने 2016 में सिल्वर और 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता। किसमें, बैडमिंटन की खिलाड़ी है पीवी संधू, ठीक है। पीवी सिंधु और सुशील कुमार, यह मेंस में पूछा जाता है तो ऐसे कौन है, सुशील कुमार है। के बाद 2 व्यक्ति ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी है सुशील कुमार के बाद पीवी संधू। और सुशील कुमार ने भी 2 ओलंपिक में 2 पदक जीते, ठीक है। भारत ने पहली बार 1900 में ओलंपिक खेले थे और 1900 के पेरिस ओलंपिक में एकमात्र खिलाड़ी नॉर्मन प्रिजार्ड एंग्लो इंडियन थे के साथ भाग लिया, जिसने एथलेटिक्स में 2 रजत पदक जीते थे, लेकिन वो कौन थे, एंग्लो इंडियन थे। भारत ने पहली बार 1920 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में एक टीम भेजी। इंडियन फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड 1928 में फील्ड हॉकी में जीता था।
इंडिया ने पहला ओलंपिक गोल्ड जीता था 1928 में फील्ड हॉकी में, और भारत ने पहली बार 1920 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में पहली बार एक टीम को भेजा गया था। ठीक है। अभिनव बिंद्रा हैं जो अभिनव बिंद्रा 2008 के जो बीजिंग ओलंपिक हुए थे उसमें गोल्ड लिया था इंडिविजुअल। और ओलंपिक में भारत का पहला व्यक्तिगत पदक 1952 के खेलों में आया था। ये व्यक्तिगत पदक था इसका, अभिनव बिंद्रा का भी। हेलसिंकी ओलंपिक ने जब खशाबा जाधव ने फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, 1952 में। पहला आधुनिक ओलंपिक जो हुआ था 1896 में एथेंस में शुरू हुआ था। पूरी ओलंपिक खेलों के बारे में जो जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने बता दिया। टोक्यो ओलंपिक जो रिसेंटली हुए 2020 ओलंपिक के बाद स्पोर्ट्स वाइज भारत के पदक 2020 वाले में। टोक्यो 2020 ओलंपिक के बाद स्पोर्ट्स वाइज भारत के पदक देखो, फील्ड हॉकी में 12, शूटिंग में 4, एथलेटिक्स में 3, रेसलिंग में 7, बैडमिंटन में 3, बॉक्सिंग में 3 और टेनिस में 1 और रेसलिंग में 2। टोटल 35 मेडल हैं, जिसमें 10 गोल्ड, 9 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज। यदि यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आप देख लेना। ठीक है। बैडमिंटन में भारत का प्रथम ओलंपिक साइना नेहवाल ने लिया। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। उन्होंने वेट लिफ्टिंग में 69 केजी में सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। ये क्वेश्चन बन गया है वैसे कि फर्स्ट ओलंपिक महिला खिलाड़ी कौन है जिन्होंने पदक जीता था। ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन है? साक्षी मलिक है। 2016 के रियो डी जेनेरिया में ब्रॉन्ज मेडल जीता था उन्होंने। ठीक है। ओलंपिक में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय एथलेटिक्स हैं नीरज चोपड़ा। इन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में 87.58 मीटर का थ्रो किया था, भाला फेंक। ठीक है। वैसे एथलेटिक्स में 1900 में नॉर्मन प्रिचर्ड ने 2 सिल्वर मेडल जीते हैं, लेकिन वो क्या थे? एक एंग्लो इंडियन थे। व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रथम गोल्ड मेडल अभिनव बिंद्रा ने जीता है 2008 में बीजिंग ओलंपिक गोल्ड में। ये मैंने पहले भी बता दिया आपको। ओलंपिक में भारत का पहला व्यक्तिगत पदक हेलेंस्की ओलंपिक में हेलेंस्की ओलंपिक में 1952 में आया था, जब खशाबा दादा साहब जादव ने फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। ये भी मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आप देख लेना। देखो, ये लिस्ट है महिलाओं की। यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं कि मैरी जो कर्णम मल्लेश्वरी है, इसने वेट लिफ्टिंग में 69 केजी में कांस्य पदक जीता सन 2000 में ऑस्ट्रेलिया में। मैरी कॉम ने बॉक्सिंग में 48-51 केजी में कांस्य पदक जीता यूके में। 2012 में यूके में 2 पदक आए थे। साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में लिया था कांस्य पदक। ऐसे ब्राजील में 2 पदक आए। पीवी संधू ने बैडमिंटन में सिल्वर पदक लिया और साक्षी मलिक ने कुश्ती में कांस्य पदक लिया था। ठीक है। अब 2020 में जापान में जो हुआ है उसमें मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता और पीवी संधू ने कांस्य पदक जीता, और लोविना बार्गो ने बॉक्सिंग में क्या जीता था? कांस्य पदक। ये 3 पदक हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है तो देख लेना। लवलीना बारगोहा। क्वेश्चन बना था 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत के कप्तान कौन थे? तो भैया कपिल देव थे, जिनको क्या द हरियाणा हुरिकेन के नाम से भी जाना जाता है। 2011 में यदि पूछा जाता है आपसे, 2011 में जब वर्ल्ड कप हुआ था उस समय कप्तान कौन थे? MS धोनी। ठीक है। 1983 का जो ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था कहाँ हुआ था? इंग्लैंड एंड वेल्स में आयोजित हुआ था, जिसमें भारत जीता था। किसको हरा के? वेस्ट इंडीज को हरा के। ठीक है। 2011 में जो वर्ल्ड कप हुआ था कहाँ हुआ था? इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश तीनों ने मिलकर होस्ट किया था उसे, जिसमें भारत जीता था। 1987 में भारत और पाकिस्तान ने दोनों ने मिलकर कराया था 1987 वाला वर्ल्ड कप, और 1996 वाला भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका तीनों ने मिलकर कराया था। ठीक है।
और 2023 में केवल भारत अकेला करा रहा है। साउथ अफ्रीका जो 2027 वाला वर्ल्ड कप होगा वो शायद साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया ये तीनों मिलकर कराएंगे, और 2031 वाला भारत और बांग्लादेश दोनों मिलकर कराएंगे। ठीक है। जो प्रथम विश्व कप हुआ था 1975 एंड जो सेकंड वर्ल्ड कप हुआ था वो हुआ था 1979 में, इंग्लैंड में हुए थे दोनों। यार ये क्वेश्चन बनता है कि किसने कब वर्ल्ड कप लिया है, क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि वर्ल्ड कप अभी चल रहा है और भारत फाइनल में पहुंच गया। आपको पता ही है कल न्यूजीलैंड को हरा करके। आज आपको पता है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल है, देखो कौन जाता है फाइनल में। तो देखो 1975 और 1979 में 2 बार वेस्ट इंडीज ने जीता है वर्ल्ड कप। 1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता कपिल देव की कप्तानी में, फाइनल में वेस्ट इंडीज को हराया था। 1987 में ऑस्ट्रेलिया ने जीता और 92 में पाकिस्तान ने जीता था। 1996 में जो इंडिया में हो रहा था वर्ल्ड कप वो उसमें श्रीलंका ने वर्ल्ड कप जीता। और 99 और 2003 और 2007 3 बार लगातार ऑस्ट्रेलिया ने जीता वर्ल्ड कप। 2011 में अपने माही कप्तान थे, फाइनल में श्रीलंका को हराया था, भारत ने जीता वर्ल्ड कप। और 2015 में ऑस्ट्रेलिया ने फिर से वर्ल्ड कप जीता। तो ऑस्ट्रेलिया ने कितने बार जीत लिया? 5 बार जीत लिया अब तक। और 2019 में इंग्लैंड ने जीता था। ठीक है, यदि यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो देख लें। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो चार मीनार का निर्माण करवाया था भैया मोहम्मद अली कयात शाह ने करवाया था। ठीक है। 1591 में निर्मित हैदराबाद तेलंगाना में है, जिसके आर्किटेक्ट थे मीर मोमिन अस्त्रवाड़ी और स्टाइल थी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। ठीक है, आर्किटेक्चर। यह तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था, तो ये कहां पर है? तो कहां पर है? दिल्ली में है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने वेधशाला को तोड़कर कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण सन 1199 ईस्वी में आरंभ करवाया था। केवल उसका आधार ही बनवाया था, किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिल जोड़ दी 1220 ईस्वी में। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं अंतिम मंजिल बनवाई थी 1369 ईस्वी में। ये यूनेस्को हेरिटेज साइट में है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। 1993 में इसको जोड़ा गया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1993 में इसको जोड़ा गया। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण 1685 ईस्वी में शाहजहां ने शुरू करवाया था और 1656 में पूर्ण हो गई थी वो। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में दिल्ली के अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था। यह पूछा जाता है अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। ठीक है। अलाई दरवाजा क्या है? यह जो एक जो इस्लाम मॉक है उसका दरवाजा है। इंडिया गेट ये किसने डिजाइन किया था? तो एडविन ने डिजाइन किया था इंडिया गेट को। ये कब बना था? 10 फरवरी 1921 से और 12 फरवरी 1931 के बीच में बना था। इससे पहले किंग्स वे के नाम से जाना जाता था। ठीक है। ये जो इंडिया गेट बना हुआ है जो 70,000 भारतीय सैनिकों की स्मृति में बनाया गया था, जो ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर प्रथम विश्व युद्ध जिन्होंने लड़ा था 1914 से 1921 में अफगान युद्धों में शहीद हुए थे, उनकी यादगार में इंडिया गेट बना हुआ है। ठीक है। सफदरजंग का मकबरा दिल्ली में है। वो मकबरा किसने? अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के प्रधानमंत्री सफदरजंग की स्मृति में नवाब शुजा उल दौला ने 1754 में बनवाया था। यदि यहाँ से क्वेश्चन आता है तो गेट ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन है? ये बता दिया, जॉर्ज विटेट है गेट ऑफ इंडिया के वास्तुकार। ठीक है। कब बना था? 31 मार्च 1913 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया था एज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्ट 1891 सहमति की आयु अधिनियम किसने पेश किया था? किसने? सर एंड्रयू स्कोबल ने इस बिल को विधान परिषद में पेश किया था। यह अधिनियम लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था। इस कानून के अनुसार विवाह की उम्र 10 से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई थी। पहले कितने छोटे छोटे बच्चों की शादी हो जाती थी, देख लो, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन बना था सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो क्या है रासायनिक सूत्र सोडियम नाइट्रेट का? NaNO3। आमतौर पर इसे चिली साल्ट पीटर कहा जाता है। दूध में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन बना था। तो ऑप्शन में इनमें से कोई ना कोई एक रहा होगा। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम और सेलेनियम एंड जिंक, ये सभी दूध में पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि दूध एक पूर्ण भोजन है। दूध बहुत पीना चाहिए आपको, है ना। किस राज्य में 2 रेलवे जोन है, ये क्वेश्चन बना था। तो उत्तर प्रदेश में भी 2 रेलवे जोन है, महाराष्ट्र में भी और पश्चिम बंगाल में। इनमें से एक ऑप्शन रहा होगा। अस्पृश्यता का अंत विरोध किस अधिकार का विरोध करता है, ये क्वेश्चन आया था। तो समानता के अधिकार का विरोध करता है, जो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार है ना। आर्टिकल 14 से 18 है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाता है। अस्पृश्यता का अंत कौन से आर्टिकल में है? 17 में। तो ये जितने मौलिक अधिकार हैं वो बता देता हूँ एक बार। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार आर्टिकल 29 से 30 तक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना था मोट मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो मोट की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोधी के शासनकाल के दौरान किया गया था, नई दिल्ली में। ठीक है, मोट मस्जिद का निर्माण नई दिल्ली में सिकंदर लोधी के शासनकाल के दौरान किया गया था। किसने करवाया था? 1505 में वजीर मियां बोइया द्वारा बनवाई गई, जो सुल्तान सिकंदर लोधी के शाही दरबार में एक प्रधानमंत्री था। ठीक, थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सेकंड शिफ्ट के इतने क्वेश्चन में लेते हैं, है ना। 1969 में किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ? 3 ऐसी दे रखी हुई थी उसमें से ऑप्शन में कि जिनका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, और एक ऐसी थी जिसका नहीं हुआ था। तो बता रहे हैं SBI दे रखी थी, तो SBI का तो भाई नहीं हुआ था। ये तो खुद एक सरकारी बैंक है ना। तो इसका मैं बताता हूँ राष्ट्रीयकरण क्या है। राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या होता है, कब कौन कौन सी किस किस बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ है। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण अर्थात निजी क्षेत्र के स्वामित्व वाले बैंकों को सरकार द्वारा बहुमत हिस्सेदारी यानी 50% से अधिक खरीद कर राष्ट्रीय सरकार के सार्वजनिक स्वामित्व में लेना, ये राष्ट्रीयकरण है। ठीक है। सबसे पहले 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को हुआ था, ये क्वेश्चन बनता है। 29 जुलाई 1969 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 50 करोड़ रुपए से अधिक जमा वाले 14 वाणिज्यिक भारतीय बैंकों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा की थी। ठीक है, कब? 1969 में। कौन थी उस समय प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी। 14 बैंक जिनका 1969 में राष्ट्रीयकरण हुआ था, कौन कौन सी हैं? इलाहाबाद बैंक, केनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, देना बैंक और यूनियन बैंक। ये 14 बैंक हैं। ठीक है। 1980 में 6 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। वो कौन कौन सी हैं? विजया बैंक लिमिटेड, पंजाब एंड सिंध बैंक लिमिटेड, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लिमिटेड, न्यू बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड और कारपोरेशन बैंक लिमिटेड और आंध्र बैंक लिमिटेड। 1969 से पूछा गया है तो 1980 से भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने 6 बैंकों का नाम बता दिया है, आप याद रख लें। ठीक है, आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि 1969 में 14 बैंकों का विलय हुआ था और राष्ट्रीयकरण हुआ था 14 बैंकों का, और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, ये बैंकों के नाम बता दिए बैंकों का। अच्छा, विलय जो हुआ था 2017 में, उनको भी मैं बता देता हूँ, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के 5 सब्सिडियर बैंकों का विलय किया गया। कौन कौन से? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला,
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और भारतीय महिला बैंक। भारतीय महिला बैंक मुंबई में स्थित भारतीय स्टेट बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। भारतीय महिला बैंक अच्छा ये हो गया पॉइंट। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 19 नवंबर 2013 को इंदिरा गांधी की 96वीं जयंती के अवसर पर इस प्रणाली का उद्घाटन किया था। ठीक है, 2019 में 10 राष्ट्रीयकृत बैंकों का आपस में विलय हुआ है। 10 का किसका किस में हुआ है वो बताता हूँ, यदि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया है। सिंडिकेट बैंक का विलय किया गया केनरा बैंक में। आंध्र बैंक और कारपोरेशन बैंक का विलय किया गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में। देना बैंक व विजया बैंक ऑफ बड़ौदा का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय किया गया है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट है जितना भी मैंने बताया बैंकों से संबंधित एक क्वेश्चन आ रहा है बैंकों से। ठीक है ना। सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? तो ये साक्षरता दर केरल की है सर्वाधिक। ठीक है ना, ये बाकी पढ़ लेना आप, समय मेरे पास बहुत कम है ना। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एज लिमिट ऑफ एमएलए एमएलसी? मतलब एमएलए बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए और एमएलसी के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो एमएलए और एमएलसी, एमएलए के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए और एमएलसी के लिए कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम पंचायतों में जो उम्मीदवार खड़े होते हैं प्रधान वगैरह, और उनकी एज कितनी होनी चाहिए प्रधान बनने के लिए? 21 ईयर्स। ठीक है, ये किस आर्टिकल में एमएलए और एमएलसी वाला? ये 173 में है ना, कि भाई इसकी इतनी उम्र होनी चाहिए एमएलए की और एमएलसी की इतनी उम्र होनी चाहिए। 173 में दिया हुआ। ये मैंने बता दिया। एमएलए और एमपी दोनों के लिए, एमपी के लिए 25 है और एमएलए के लिए भी 25 है। राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 है और राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए 35 ईयर्स है। 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1989, उसमें आर्टिकल 326 में संशोधन क्या किया गया था? लोकसभा तथा राज्यसभा के चुनाव मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 18 वर्ष कर दी गई थी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 61वां संविधान संशोधन किस आर्टिकल में संशोधन किया था वो भी आपको याद रखना। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 कहाँ पर हुए? तो गुलमार्ग में हुए थे। 3rd संस्करण था। जम्मू एंड कश्मीर इसमें टॉप पे रहा, 2nd रहा महाराष्ट्र और 3rd रहा हिमाचल प्रदेश। 2020 में पहला संस्करण हुआ था लेह एंड गुलमर्ग में, J&K फर्स्ट रहा, सर्वश्रेष्ठ 2nd और उत्तराखंड 3rd रहा। 2021 में 2nd संस्करण हुआ था खेलो इंडिया विंटर गेम का, वो वहीं लेह गुलमर्ग में हुआ था। J&K टॉप पे रहा था, कर्नाटक 2nd और महाराष्ट्र 3rd रहा था। ठीक है, यदि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पहला कहाँ हुआ था तो बता देना, 2nd कहाँ हुआ था तो बता देना, 3rd का आ ही गया है। आर्टिकल 166 से संबंधित क्वेश्चन बना था। तो किसी राज्य की सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाई राज्यपाल के नाम पर की जाएगी, ये आर्टिकल 166 बोलता है। और आर्टिकल 164 आता है, तो आर्टिकल 164 में क्या दिया हुआ है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। आएगा ये किसी न किसी शिफ्ट में। आर्टिकल 164 किससे संबंधित है? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मंत्री पद धारण करेंगे। ये आर्टिकल 164 के अंदर ये सब कुछ। आर्टिकल 167 क्या बोलता है? मुख्यमंत्री के कर्तव्य। राज्य के राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद के लिए राज्यपाल को राज्य के मामलों के प्रशासन से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करना है। ठीक है, आर्टिकल 167 से समझ गए होंगे। कॉमनवेल्थ यूथ गेम की शुरुआत कब हुई थी? सन 2000 में स्कॉटलैंड में हुई थी। इसका 7वां संस्करण 2023 में त्रिनिदाद एंड टोबागो में हुआ है, जिसमें टॉप कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया, जिसमें भारत की रैंक रही है 17वीं, जिसमें 2 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज के साथ 5 मेडल जीते हैं भारत ने। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम परिवर्तन करके मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब किया गया? कब किया गया? अगस्त 2021 में। वर्तमान
भारत सरकार ने भारत में खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। 2022 में सबसे पहले जो खेल रत्न पुरस्कार मिला है, वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो मिला है वो शरद कमाल को मिला था टेबल टेनिस के लिए। ठीक है, 2022 के अंदर। संविधान का 97वां संशोधन अधिनियम 2011 में हुआ था, वो किससे संबंधित है? तो भारत में काम कर रही सहकारी समितियों के संबंध में भाग 9A नगर पालिका के ठीक बाद एक नया भाग कौन सा 9B जोड़ा गया? किसमें? संविधान संशोधन 97 में। संविधान का भाग जो 3 के अंतर्गत आर्टिकल 29 क्लॉज 1 का भाग जो C है में संघ और एसोसिएशन के बाद सहकारिता शब्द जोड़ा गया था। ठीक, इसी का बता रहा हूं, जो संविधान संशोधन 97 में जो हुआ था। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो भाग 4 है में सहकारी समितियों के प्रचार के संबंध में एक नया अनुच्छेद 43B जोड़ा गया था। ये सभी क्या क्या हुआ था? 3 काम हुए थे, तीनों बता दिया आपको। दिसंबर 2022 में संविधान के 86वें संशोधन ने किस मौलिक अधिकार को शामिल किया गया? ये क्वेश्चन बना था। तो शिक्षा का अधिकार, 11वां मौलिक कर्तव्य, ये 2 जोड़े थे 86वें संविधान संशोधन में। तो 86वां जो संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, उसमें अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। उसमें क्या है? उसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ये मौलिक अधिकार है, 21A में जोड़ा गया। और ये जो भारत की संसद का जो RTI एक्ट है, उसमें अधिनियम 4 अगस्त 2009 को भी अधिनियमित कर दिया गया था इसको, और 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू भी कर दिया गया। 86वां जो संशोधन है, अनुच्छेद 45 में राज्य को तब तक सभी बच्चों की शुरुआत, देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास करना होगा जब तक वह 6 साल की आयु का नहीं हो जाता, आर्टिकल 45 में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बना था, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? दामाद था। ठीक है, उसने 2011 ईस्वी में 1236 ईस्वी तक शासन किया था। खेलो इंडिया यूथ गेम का दूसरा संस्करण कहाँ हुआ था? पुणे में हुआ था, महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र में। खेलो इंडिया यूथ गेम पूरे बता देता हूँ। पहला कहाँ हुआ था? 2018 दिल्ली में। सेकंड हुआ था 2019 में पुणे महाराष्ट्र में। थर्ड हुआ था 2020 में गुवाहाटी आसाम में। चौथा हुआ था 2021 में पंचकुला हरियाणा में। और पांचवा 2023 में भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, जिसमें 2023 में फर्स्ट महाराष्ट्र रहा था और सेकंड रहा था हरियाणा। यदि यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो देख लेना आप। ठीक, मॉन्टेग्यू चेन स्पोर्ट सुधार संबंधित है किससे? जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था उससे संबंधित है। ये क्वेश्चन बना था। यह तो 1919 ईस्वी के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय व्यवस्थापिका में 2 सदन कर दिए गए थे, उच्च सदन और निम्न सदन। जिसमें उच्च सदन था काउंसिल ऑफ स्टेट और निम्न सदन था लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको कहा जाता था। 1919 के अधिनियम के अनुसार प्रांतीय व्यवस्थापिका एक सदन की बनाई गई, लेजिस्लेटिव काउंसिल की। ये 1919 वाला जो सरकार अधिनियम था, यहां से ये क्वेश्चन बनेगा कि 2 सदनों में किस एक्ट के द्वारा, वो किस अधिनियम में ये 2 सदनों में निम्न सदन और उच्च सदन बने थे। ये क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, मोर मुगाओ बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो यह भारत के पश्चिम तट पर गोवा राज्य में स्थित है। प्रमुख बंदरगाह के बारे में बात करेंगे तो कंडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ है? महाराष्ट्र में। मोरमुगो गोवा में। और मैंगलोर कहाँ है? कर्नाटक में। और हल्दिया कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, यदि यहाँ से क्वेश्चन आता है तो। स्माइल योजना कब लागू हुई? तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारी मंत्रालय ने 12 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में केंद्रीय क्षेत्र की योजना स्माइल आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता का शुभारंभ किया था। ये आगे पढ़ लेना, ऑफिस जाना भाई, अभी मुझे लेट हो रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।